सुबह की नमी के बावजूद मैंने जल्दी जल्दी साड़ी बदली और बाहर निकलने की तैयारी पूरी की। विमल अब तक आया नहीं है और दिनों में इस समय तक उसके लिए बढ़िया नाश्ता बना रखती हूँ, पर आज मैंने कुछ खास नहीं बनाया है। बबलू का लंच बॉक्स तैयार कर दिया है, विमल के लिए ब्रेड बटर रख दिए हैं, चाय बनाने के लिए नौकर से कह दिया है और टैक्सी स्टैंड को फोन कर दिया है कि वह ठीक 8 बजे मुझे लेने घर आ जाए। उम्मीद थी कि विमल 8 बजे तक जरूर आ जाएगा, पर वह आया नहीं। मैंने नौकर को बतला दिया कि साहब के आने पर उसे क्या कहना है और क्या देना है। फिर मैं टैक्सी में जा बैठी। मुकुंद माहेश्वरी का छोड़ा या छूट चुका पत्नी करुणा का गांव घर से ज्यादा दूर नहीं था। करीब 2 घंटे बाद मैं उसके सामने थी। वह अच्छे खासे कद काठी और सुंदर चेहरे की मालकिन थी। मुझे ये सोचकर जरा आश्चर्य हुआ था कि इतनी सुंदर सजीली औरत को छोड़कर मुकुंद रुचि के चक्कर में कैसे आ गया। पर सच यही था। सच का प्रमाण मेरे सामने था। मैंने करुणा को अपना परिचय दिया और फिर असली बात बतला दी। उसने सब कुछ शांतिपूर्वक सुना। अंत में बोली, जो मर्द इस किस्म की दगाबाजी करते हैं उनकी सजा यही है कि उन्हें दुत्कार कर एहसास दिलाया जाए कि औरत मर्द की मोहताज नहीं होती। वह अगर जीवन साथी को बराबर का मान सम्मान और उसी की तरह आदर और निष्ठा नहीं दे सकती तो वह मान सम्मान पाने के अधिकारी भी नहीं है। मेरे और मुकुंद के बीच संबंध टूटने का कारण यही था। उसकी आवाज में तीखेपन के साथ साथ हल्की पीड़ा भी मैंने महसूस की। वह कह रही थी, बहन, तुम जो बहुत साल अपने पति का साथ दे चुकी हो, तो उसके बाद भी यह घटिया व्यवहार जो विश्वासघात के तौर पर तुम्हें मिला है, उस आदमी को अच्छी तरह सजा दिए जाने के काबिल है। मेरा कहा मानो उसे तुरंत कोर्ट में बुलाकर सबके सामने नंगा कर दो। उसे भी तो मालूम हो कि जिस पत्नी के गौरव का उसने सरेआम चीरहरण किया है वह कोई मिट्टी की गुड़िया नहीं। करुणा ने अपनी निगाहें मेरे चेहरे पर ठहरा दी थी, मानो वह मेरे अंदर क्या क्या पक रहा हो जानना चाहती हो। फिर बोली, पर रचना बहन, मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि आपको मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई। मैं तो उससे तलाक ले चुकी हूँ। मैंने उससे सहमति जाहिर करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, पर मुझे लगता है पति को छोड़ देने या उसकी जमीन जायदाद से अपना आधिकारिक हिस्सा ले लेने से उस अपमान की पूर्ति नहीं हो पाती जो ऐसे मामलों में स्त्री को मिलता है। तब और क्या हो सकता है? करुणा ने प्रश्न किया। बहुत कुछ, बहुत तरह से हो सकता है, मैंने उत्तर दिया। फिर कहा, क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए अपने घर ठहरा सकती हो? उससे क्या होगा? उसने पूछा। मैंने उसे अपनी योजना के मोटे मोटे हिस्से बताए। सुनकर वह बहुत हंसी। कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ रचना, बस तुम बताती जाओ मुझे क्या क्या करना होगा। मैंने करुणा को वो सब कुछ समझा दिया जो उसे करना था। वह मेरे कष्ट को समझ सकती थी क्योंकि उसने भी वह सब सहा था और शायद ज्यादा ही। लगभग 2 घंटे करुणा के साथ उसके घर पर बिताकर मैं अपने बंगले में लौट आई। नौकर से पता चला कि विमल मेरे जाने के बाद आया था और इस बात पर काफी भुनभुनाया था कि मैं उसके लिए ठीक तरह से नाश्ता तैयार करके नहीं गई। वह इस बात पर भी नाराज था कि मैंने नौकर को ठीक से बताया नहीं था कि कहाँ जा रही हूँ या कब लौटूंगी। मैंने लापरवाही से सब कुछ सुना। फिर एडवोकेट आहूजा के यहाँ फोन करके जानकारी ली कि वह किस वक्त कागजात मेरे पास भेजने वाले थे। उन्होंने बताया कि 3 बजे तक कागजात तैयार करके उनका आदमी मेरे पास आ जाएगा। आहूजा ने हिदायत दी कि कागजात पर हस्ताक्षर करने के बाद किस तरह उनका उपयोग किया जाना है, यह मैं उन्हें यानी आहूजा को उनके घर पर फोन करके सूचना दे दूं।
अब मैं निश्चिंत थी कि मेरी योजना का एक छोटा सा हिस्सा पूरा हो चुका है। मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि कुछ देर आराम की नींद ली जाए। मैंने ऐसा ही किया, पर एक नई समस्या आ खड़ी हुई जिसकी मुझे कल्पना नहीं थी। नौकर ने कहा था कि साहब यानी विमल बिगड़े मूड में घर से गए हैं। मुझे हैरानी हुई जब रोज की आदत के खिलाफ विमल ऑफिस से घर लौट आया। वह इस कदर उत्तेजित और झुंझलाया हुआ था कि उसने मुझे सोते से जगाकर सवाल किया, क्या रात को गिडवानी का फोन आया था? आया तो था, पर शायद कल रात नहीं, परसों रात। मैंने निहायत लापरवाही से उबासियां लेते हुए जवाब दिया। विमल बहुत उखड़ा हुआ था। उसने गुस्से में लगभग चीख कर पूछा, फिर तुमने फौरन मुझे खबर क्यों नहीं दी? एक गहरी सांस लेकर मैं उसी लापरवाही के साथ पलंग से उठी और मुंह धोने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ते हुए बोली, तुम्हें खबर देने की कोशिश की थी, पर तुम ऑफिस में नहीं थे। उसकी बड़बड़ाहट अचानक ब्रेक लग जाने के कारण थम गई। चेहरे पर सकपकाहट उतर आई। वॉश बेसिन में लगे शीशे में उसका पिटा हुआ चेहरा मैं साफ साफ देख पा रही थी। उसकी समझ शायद जवाब दे गई थी कि वह क्या कहे। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर चेहरा संवारते हुए बड़ी संजीदगी के साथ पूछा, क्यों, क्या हुआ? वह सिटपटा गया था। इस बीच उसे यह एहसास भी हो गया था कि वह औसत पतियों की तरह बाहरी दुनियादारी में मार खाकर घर पर बिगड़ने चला आया है और इस बिगड़ाव में उसकी अपनी पोल खुल सकती है। उसने फौरन अपने आप को संभाला और माथा सहलाता हुआ कुर्सी में धंस गया। यह बनिए की नौकरी होती ही बुरी चीज है, भले ही वह चपरासीगिरी हो या मैनेजरी। लालत है। कितनी छोटी सी बात को लेकर उस गिडवानी के बच्चे ने कपड़े के थान जैसी बहस कर डाली। मैं भी उसे ऐसा सबक दूंगा कि वह अपनी औकात में आ जाए। मैंने कुरेद कुरेद कर जान लिया कि क्या हुआ था। उसने बतलाया कि गिडवानी ने कंपनी के शेयर खरीदने के लिए किसी विदेशी फर्म के आदमी को तैयार कर लिया था और वह कारोबार को विदेश तक बढ़ाना चाहता था, पर ठीक वक्त पर उसके ना मिल पाने के कारण बात कुछ समय के लिए लटक गई। इसी बात को लेकर उसमें और गिडवानी में कुछ कहा सुनी हो गई थी। मैंने दुख जाहिर किया था, पर लगता था वह बहुत आहत हो गया है। बोला, मैं सोचता हूँ कि सिंधी बच्चे को सबक दे ही डालूं। पर किस तरह दोगे? मैंने सहानुभूति पूर्वक पूछा। वह अमीर आदमी है। परवाह नहीं, विमल ने उत्तर दिया। गिडवानी की फर्म में काम करते हुए मुझे बरसों हो गए हैं और अब मैं गिडवानी से कहीं ज्यादा उसके बिजनेस के मामले में जानता हूँ। उसकी सारी पार्टियों से मेरी पर्सनल डीलिंग है। मैं उसके कंपटीशन में नई फर्म खड़ी कर दूंगा और उसे उसके आदमियों के जरिए ही धरती पर ले आऊंगा। मुझे मन ही मन विमल पर हंसी आई, पर मैंने गंभीरता बनाए रखते हुए सवाल किया, फर्म शुरू करने में लाखों की लागत आएगी, वह कहां से लाओगे? उसने निश्चिंतता से जवाब दिया, अपना थोड़ा बैंक बैलेंस और तुम्हारी जायदाद से इतना हो जाएगा कि फर्म खड़ी कर दी जाए। मेरे भीतर एक ठहाका उठा और बैठ गया। अपने मतलब के लिए आदमी कितना स्वार्थी हो सकता है। मूर्ख कहीं का। अपने मान सम्मान की खातिर मेरे मैके से मिली जायदाद को गिरवी रखने या ठिकाने लगाने का फैसला कर बैठा है, पर यह भूल गया है कि उसने अपनी ही पत्नी के सम्मान को जग हसाई की चीज बना छोड़ा है। तब इसे मान सम्मान चूर चूर होते नजर नहीं आए। अब किस आधार पर यह मुझसे अपेक्षा कर रहा है कि मैं इसके लिए अपनी शहादत दे डालूंगी? क्या सिर्फ इस जल गल चुके बुर्जोया ख्याल भर के लिए कि हम पति पत्नी हैं और हमने एक दूसरे की रक्षा और समर्पण के लिए 7 फेरे लिए थे, पर वो फेरे और वचन क्या सिर्फ पत्नी होने के नाते स्त्री को ही निभाने चाहिए? पति का कोई दायित्व नहीं? हमारे घरों समाज में यही सब कुछ होता आया है और इस एक तरफा नाटक की ही देन है, जिसने मर्द औरत के साथ साथ चलने को सिर्फ
एक चेहरा दे दिया है कि पुरुष कुछ भी करे, स्त्री का धर्म है पुरुष के पीछे चलते रहना। पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं इसे यह एहसास करवा दूंगी कि परस्पर ईमानदारी के बिना दाम्पत्य जीवन महज रिवाजों का एक नाटक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक तरफा प्यार, समर्पण और निष्ठा अर्थहीन होते हैं। पर इस वक्त नहीं। इस समय उसे सिर्फ अपनी ख्याली गलतफहमी में जीने देना चाहिए। मैंने ऐसा ही किया। विमल को आराम करने को कहकर मैं ड्राइंग रूम में आ गई। आहूजा का आदमी आने को था। थोड़ी देर में वह आ ही गया था। मैंने कागजात अपने कब्जे में किए और उसे यह कहकर विदा किया कि पढ़ने के बाद हस्ताक्षर करके कागज उसके ऑफिस पहुंचा दिए जाएंगे। फिर कागजात को संभाल कर रखने के बाद मैंने कुछ समय घर के कामकाज में लगाया। मुझे विश्वास था कि वह यानी विमल हमेशा की तरह शाम का कुछ वक्त जरूर रुचि के यहाँ बिताएगा। वही हुआ। आक्रोश से भरा हुआ वह शाम की चाय पीकर एक बहाने के साथ घर से निकल गया था। उसके जाते ही मैंने कागजों को पढ़कर दस्तखत किए। वो 3 प्रतियों में थे। एक कोर्ट में जमा हो जानी थी, दूसरी प्रति आहूजा के पास रिकॉर्ड में रखने के लिए थी और तीसरी प्रति मेरे पास रहनी थी। कागजात के अनुसार यह बंगला और शहर की 2 जमीनों के अलावा दहेज में दी गई कार जो विमल उपयोग करता था। फर्नीचर और घर के तमाम सामान मेरे थे। इनका उपयोग विमल उसी समय तक कर सकता था जब तक कि मैं उसके साथ रहती। वैसा ना होने की हालत में ये सारी चीजें न्यायालय की देखरेख में उस समय तक रहनी थी जब तक कि मैं स्वयं आकर या किसी एफिडेविट के जरिए किसी और को सौंपने का अधिकार ना दे दूं। मैं संतुष्ट थी कि अगले दिनों में इन कागजातों को वैधानिकता मिल जाने वाली थी और उसके बाद वह दिन शुरू होने वाला था जब विमल को इस घर, कार आदि सारी चीजों से हाथ धो लेने थे। पर अभी तक विमल इस खुशी में फूला फूला घूम रहा था कि मेरी जायदाद के बूते पर वह गिडवानी को चुनौती देने जा रहा था। यह सब सोचकर मेरा मन विमल के प्रति और ज्यादा घृणा से भर उठा था कि उसने न केवल मेरे साथ धोखा किया था बल्कि अपने मित्र और मालिक गिडवानी के साथ भी छल करने जा रहा था। यह गिडवानी वही था जिसने विमल को एक के बाद एक तरक्कियां देकर एक तरह से कंपनी का जनरल मैनेजर भर नहीं, करीब करीब मालिक ही बना दिया था। व्यापार में तरक्की करना हर आदमी का अधिकार है, पर उस तरह नहीं जिस तरह विमल करना चाहता था। उसने मुझसे स्पष्ट कहा था कि वह गिडवानी के कारोबार को चोट पहुंचाएगा, उसकी पार्टियां तोड़ेगा और उसे जमीन पर ले आएगा। छी, कितनी बुरी बात है कि आदमी उसी गुरुकुल में आग लगाने लगे जिसमें उसने जीवन जीने की शिक्षा पाई है। एहसान फरामोशी का यह तरीका जाहिर था कि ऐसे व्यक्ति से विश्वास, प्यार, निष्ठा या ईमानदारी की आशा करना भूल नहीं, मूर्खता है। ऐसे आदमी को जरूर दंड मिलना चाहिए। विमल की इस हरकत ने मेरे मन में जन्मी पीड़ा की अग्नि को घृणा से और भड़का दिया। इस घटना के कारण मेरे मन की रही सही संवेदना भी झुलस गई। विमल उस दिन जल्दी ही लौट आया, सिर्फ शाम का खाना खाने की औपचारिकता पूरी करने के लिए। पूरे 2 महीने बाद वह शाम का खाना घर पर खा रहा था। बातों का सिरा वही था कि वह किस तरह मेरे नाम की जमीन जायदाद बैंक में गिरवी रखकर कारोबार खड़ा करेगा। मैं सब कुछ सुनती जा रही हूँ और चुप हूँ। उत्साह से भरी खुशामदी बातें करने के बाद वह बोला था, रचना डियर, मैं 1-1.5 घंटा रुचि के यहाँ बिताऊंगा। इस वक्त वह 1-2 पैग लेकर जरा मूड में होती है। उसे अपने काम में फैशन डिजाइनिंग की गरज से साथ देने को तैयार कर लूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं बुरी तरह जल भुन गई थी। मेरे जरिए मेरे सौत के यहाँ वक्त बिताने की स्वीकृति मुझी से ले रहा है। इतनी धूर्तता, पर अपने आप को जाहिर करना अभी ठीक नहीं। मैंने जवाब दिया था, हाँ जरूर, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। वह खुश हो गया और ज्यादा बात किए बगैर
इस तरह निकल गया जैसे कैद से जान छुड़ाकर भागा हो। मैंने भी परवाह नहीं की। अब कल से मोर्चे की शुरुआत करनी है। बहुत कुछ सोच चुकी हूँ, बहुत कुछ सोचना है।